नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दी हॉरर डायरी में। मैं हूं आपका होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी है राजगीर की उन रहस्यमय पहाड़ियों की जहां आज भी लोग जाने से डरते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। आपके प्यार और समर्थन के बिना दी हॉरर डायरी का ये सफ़र संभव नहीं था। आज की कहानी धुंध का यात्री विशेष रूप से उन दर्शकों के लिए है जो सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अकेले सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि रोशनी जलाकर रखें। ये कहानी है 2019 की, जब मैं अपने 5 दोस्तों के साथ राजगीर घूमने गया था। मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपको अपनी आंखों देखी सच्चाई बता रहा हूँ। उस घटना के बाद से मैंने कभी पहाड़ों का रुख नहीं किया है। हमारे ग्रुप में थे मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहित, सुमित्रा, प्रिया, आर्यन और नीता। हम सभी दिल्ली से थे और राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए यहाँ आए थे। 15 नवंबर की शाम थी। हमने होटल से चेकआउट किया और अपनी गाड़ी से चल पड़े। हमारा प्लान था कि रात को कैंपिंग करेंगे और अगली सुबह वापस दिल्ली लौट जाएंगे। भाई, यहाँ का नज़ारा देखो, रोहित ने कहा था खिड़की से बाहर देखते हुए। सच में राजगीर की पहाड़ियाँ बेहद खूबसूरत थीं। हरियाली से भरी ढलानें, दूर तक फैली वादियाँ और उनके बीच से गुजरती हुई छोटी सी सड़क। शाम के 6:30 बज रहे थे जब हमने गाड़ी रोकी। हमने सोचा था कि यहाँ कैंप लगाएंगे। जगह परफेक्ट थी, एक खुला मैदान, चारों तरफ पहाड़ियाँ और पास में एक छोटा सा झरना। यार क्या बात है, यहाँ तो फिल्म की शूटिंग हो सकती है, प्रिया ने कहा था सेल्फी लेते हुए। हमने तंबू लगाना शुरू किया। सुमित्रा और नीता खाना बनाने की तैयारी में लग गईं। मैं और आर्यन लकड़ियाँ इकट्ठा करने गए, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हवा में अचानक सर्दी बढ़ गई, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि हम सभी ने एक साथ अपने जैकेट निकाल लिए। यार मौसम कैसे अचानक से बदल गया, आर्यन ने पूछा। और फिर धुंध आनी शुरू हुई। पहले तो हल्की सी, जैसे कि पहाड़ों में होती है, लेकिन फिर ये इतनी तेजी से बढ़ी कि 10 मिनट में ही हमें 2 फीट आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भाई, ये क्या हो रहा है? रोहित की आवाज़ में घबराहट थी। चलो गाड़ी में बैठते हैं, मैंने कहा। ये धुंध कुछ देर में साफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो धुंध कोई आम धुंध नहीं थी। उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं बयान नहीं कर सकता। हम सभी गाड़ी में बैठ गए। रोहित ड्राइवर सीट पर था। उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की। यार रास्ता दिख नहीं रहा, उसने कहा। हेडलाइट्स भी कुछ काम नहीं कर रही। सच में हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में कहीं खो जा रही थी, जैसे कि वो धुंध रोशनी को निगल जा रही हो। हमने रेडियो चालू किया, केवल स्टैटिक आवाज़ आ रही थी। मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने कहा सबको हिम्मत बंधाते हुए, सुबह तक ये साफ हो जाएगी। तभी अचानक से गाड़ी के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई, जोर से, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ छत पर गिरी हो। हम सभी सन्न रह गए। क्या था ये? सुमित्रा ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई पेड़ की डाली गिरी होगी, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर था। और फिर हमें पैरों की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ी के चारों तरफ धीमे धीमे कदम, जैसे कि कोई हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हो। कौन है बाहर? रोहित ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वो पैरों की आवाज़ और भी तेज हो गई। नीता रोने लगी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शांत रहो, मैंने कहा। हम सभी एक साथ हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो कुछ अगले घंटे में हुआ वो आज भी मुझे कांपा देता है। पैरों की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन तभी हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई हमारे नाम पुकार रहा हो, बहुत धीमी आवाज में, धुंध के अंदर से। अभिषेक, रोहित, सुमित्रा, एक एक करके हम सभी के नाम पुकारे जा रहे थे, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी ये पता नहीं चल रहा था। यार ये क्या हो रहा है? प्रिया ने कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए। अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। हवा चलना भी बंद हो गई। चलो बाहर देखते हैं, आर्यन ने कहा। नहीं, मैंने तुरंत कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आर्यन ने मेरी बात नहीं मानी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। आर्यन, वापस आ जा, रोहित चिल्लाया। हमें आर्यन के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, पहले पास में, फिर धीरे धीरे दूर होती गई, और फिर बिल्कुल शांति। आर्यन, हम सभी चिल्लाए, कहाँ है तू? कोई जवाब नहीं। 10 मिनट बीत गए, आर्यन वापस नहीं आया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, रोहित ने कहा। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तू भी वहीं गलती कर रहा है। लेकिन रोहित मेरी बात नहीं मानने वाला था। वो भी बाहर निकल गया। रोहित, हम चिल्लाए,
लेकिन वो भी आर्यन की तरह गायब हो गया। उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे दूर होती गई और फिर बिल्कुल शांति। अब हमारे ग्रुप में केवल 4 लोग बचे थे, मैं, सुमित्रा, प्रिया और नीता। नीता और प्रिया रो रहे थे। सुमित्रा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अभिषेक, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मुझे भी, मैंने कहा, लेकिन हम सभी एक साथ रहेंगे, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। समय बीतता जा रहा था। रात के 12 बज गए थे। धुंध अभी भी उतनी ही घनी थी। तभी अचानक से गाड़ी के बाहर से आवाज आई, अभिषेक, बाहर आ जा। ये आर्यन की आवाज थी। आर्यन, मैंने चिल्लाकर कहा, तू कहाँ था यार? हम कितने परेशान हो गए थे। अभिषेक, मैं यहाँ हूँ, बाहर आ जा। लेकिन दोस्तों, उस आवाज में कुछ अजीब था। जैसे कि वो आर्यन की आवाज तो थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी, जैसे कि रिकॉर्डिंग बज रही हो। अभिषेक, मत जाना। सुमित्रा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन वो आर्यन है, मैंने कहा। नहीं, प्रिया ने कहा, कुछ गड़बड़ है, उसकी आवाज अलग लग रही है। और फिर रोहित की आवाज भी आई, दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है, बाहर आ जाओ। लेकिन ये आवाज भी वैसी ही अजीब थी, जैसे कि कोई नकल कर रहा हो। ये कैसे हो सकता है? नीता ने कहा, ये तो हमारे दोस्तों की आवाज़ें हैं। नहीं, मैंने कहा, समझ जाते हुए, ये हमारे दोस्त नहीं हैं। और तभी हमें एक हंसी सुनाई दी, बहुत डरावनी हंसी, जैसे कि कोई हमारा मजाक उड़ा रहा हो। उस हंसी के साथ ही हमें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारे दोस्तों के साथ खेल रहा है और अब ये हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। लेकिन कैसे? सुमित्रा ने पूछा। कुछ दिख तो रहा नहीं। तभी अचानक से धुंध थोड़ी साफ हुई, बहुत थोड़ी सी, और हमें एक रास्ता दिखाई दिया। चलो, मैंने कहा, लेकिन सभी एक साथ, किसी का हाथ मत छोड़ना। हम सभी गाड़ी से निकले। हमने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। मैं सबसे आगे था। हमने धीरे धीरे चलना शुरू किया। रास्ता दिख रहा था, लेकिन बहुत धुंधला। लेकिन फिर वो आवाजें आने लगीं। अभिषेक, कहाँ जा रहे हो? सुमित्रा, यहाँ आओ। प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नीता, डरो मत। आवाजें हमारे और भी पास आ रही थीं। और अब ये केवल आर्यन और रोहित की आवाजें नहीं थीं, इसमें और भी आवाजें थीं, जैसे कि बहुत सारे लोग हमें पुकार रहे हों। ये कौन है? नीता ने कहा। शायद वो लोग जो पहले भी यहाँ फंसे हैं, मैंने कहा, कँप-कँपाते हुए। तभी अचानक से नीता चिल्लाई। कुछ ने मेरा पैर पकड़ा। हमने नीचे देखा। धुंध में कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन नीता का पैर जैसे कि किसी ने पकड़ा हुआ था। छोड़ो उसे, मैंने चिल्लाकर कहा। हमने नीता को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। बचाओ मुझे, नीता चिल्लाई। हमने पूरी ताकत लगाई और अचानक से नीता छूट गई। हम सभी पीछे की तरफ गिर गए। लेकिन जब हमने देखा, नीता गायब थी। नीता, हम चिल्लाए, नीता कहाँ है? कोई जवाब नहीं, बस वो डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। अब हम केवल 3 बचे थे। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मैंने कहा। हमने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम अंधेरे में भटक रहे थे और फिर हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई हमारे पीछे चल रहा हो। बहुत भारी कदम और सांस लेने की आवाज़। कोई हमारे पीछे है, प्रिया ने कहा। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन वो सांस लेने की आवाज़ और भी पास आ रही थी, जैसे कि कोई हमारी गर्दन पर सांस छोड़ रहा हो। भागो, मैंने चिल्लाकर कहा। हम तीनों भागने लगे, लेकिन धुंध में भागना आसान नहीं था। हमें कुछ दिख नहीं रहा था। हम ठोकरें खा रहे थे, गिर रहे थे, और वो आवाज़ हमारे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक से सुमित्रा रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं और नहीं भाग सकती, उसने कहा हाँफते हुए। चलो बस थोड़ा और, मैंने कहा। लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि वो आवाज़ बंद हो गई है। चारों तरफ फिर से शांति थी, बहुत डरावनी शांति। क्या वो चला गया? प्रिया ने पूछा। नहीं, मैंने कहा, वो कहीं यहीं है। और फिर हमारे चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हुई, जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द खड़े हों और कुछ कह रहे हों। क्या कह रहे हैं ये? सुमित्रा ने पूछा। मैंने ध्यान से सुना। वो कह रहे थे, यहाँ रुक जाओ, हमारे साथ रहो, यहाँ से मत जाओ। और फिर आवाज़ें तेज़ होने लगीं। यहाँ रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ, हमारे साथ रहो। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। और तभी वो आवाज़ें गुस्से में बदल गईं। तो फिर तुम भी वहीं जाओगे जहाँ तुम्हारे दोस्त गए हैं? अचानक से सुमित्रा चिल्लाई। कुछ ने मुझे पकड़ा है। अभिषेक, बचाओ मुझे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन जैसे कि कोई उसे खींच रहा था। छोड़ो उसे, मैंने चिल्लाकर कहा। हमने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो ताकत बहुत ज़्यादा थी।
सुमित्रा का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। अभिषेक, उसकी आवाज़ दूर होती गई, बचाओ मुझे। और फिर शांति। सुमित्रा भी गायब हो गई। अब केवल मैं और प्रिया बचे थे। प्रिया रो रही थी। मैं भी रोने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत रखनी थी। प्रिया, हम यहाँ से निकल जाएंगे, मैंने कहा, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। हमने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे सभी दोस्त गायब हो गए थे। तभी हमें दूर से एक रोशनी दिखाई दी, बहुत धुंधली सी। देखो, वहाँ रोशनी है, मैंने कहा। शायद कोई घर है, प्रिया ने कहा उम्मीद से। हमने उस रोशनी की तरफ चलना शुरू किया। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, रोशनी साफ होती जा रही थी। लग रहा था कि कोई लालटेन जल रही है। हेलो, मैंने चिल्लाकर कहा। कोई है? मेरी आवाज़ पहाड़ों में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम और पास गए। अब हमें एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा था और उसमें रोशनी जल रही थी। हमने दरवाज़ा खटखटाया। कोई है? मैंने पूछा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, चरमराते हुए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक लालटेन जल रही थी और एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। नमस्ते जी, मैंने कहा। वो आदमी धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा बहुत डरावना था, जैसे कि वो कई सालों से मरा हुआ हो। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश थी। हम टूरिस्ट हैं, मैंने कहा। हम रास्ता भटक गए हैं। वो बुजुर्ग आदमी हंसा, बहुत डरावनी हंसी। रास्ता भटक गए हो, या फिर रास्ता तुम्हें यहाँ ले आया है? क्या मतलब? मैंने पूछा। मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, उसने कहा। मैं भी तुम्हारी तरह एक टूरिस्ट था। मेरे साथ भी दोस्त थे, वो भी गायब हो गए थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप यहाँ 50 साल से हैं? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। और तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए? नहीं, प्रिया चिल्लाई। हम यहाँ नहीं रुकने वाले। हमने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। हमने दरवाजे को जोर से धक्का मारा, लेकिन ये हिला तक नहीं, जैसे कि ये पत्थर से बना हो। दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? प्रिया ने घबराते हुए कहा। वो बुजुर्ग आदमी फिर से हंसा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। यहाँ से कोई नहीं जा सकता, उसने कहा। ये धुंध, ये कोई आम धुंध नहीं है। ये उन आत्माओं की है जो यहाँ फंसी हुई हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में डर साफ था। बुजुर्ग ने अपनी कुर्सी से उठकर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कि उनमें कोई जान ही न हो। सुनो मुझे ध्यान से, उसने कहा। ये जगह शापित है। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक त्रासदी हुई थी। एक पूरा गांव रातों रात गायब हो गया था। उस दिन से ये धुंध यहाँ आती रहती है, और जो भी इस धुंध में फंसता है वो यहीं रह जाता है। बाहर से तेज हवा चलने की आवाज़ आ रही थी, और उसके साथ ही वो आवाज़ें भी थीं, हमारे दोस्तों की आवाज़ें। अभिषेक, प्रिया, हमारे पास आ जाओ। रोहित, प्रिया चिल्लाई। वो रोहित की आवाज़ है। प्रिया खिड़की की तरफ भागी। रोहित, मैं यहाँ हूँ, रुको। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। वो रोहित नहीं है। लेकिन प्रिया ने खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खुली, बाहर से एक ठंडी हवा अंदर आई, और उसके साथ कुछ और भी आया। प्रिया अचानक से रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। प्रिया, क्या हुआ? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की के बाहर देखती रह गई। प्रिया, मैंने उसे हिलाया। क्या देख रही हो? धीरे धीरे प्रिया ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जैसे कि कोई और उसके शरीर में आ गया हो। अभिषेक, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ अलग लग रही थी। बाहर देखो, हमारे सभी दोस्त यहाँ हैं। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, बहुत डरावनी मुस्कान। अब तुम्हारी दोस्त भी उनमें से एक हो गई है, उसने कहा। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। प्रिया, तुम ठीक हो? प्रिया ने मेरी तरफ देखा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ, हम भी बाहर चलते हैं, सब मिलकर यहाँ रहते हैं। मुझे समझ आ गया कि प्रिया अब वो नहीं रही जो पहले थी। जो भी यहाँ है, उसने प्रिया को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मैं अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैंने मन में सोचा। मैंने घर के अंदर देखा। एक और दरवाज़ा था पीछे की तरफ, शायद वहाँ से निकल सकूँ। कहाँ जा रहे हो अभिषेक? बुजुर्ग ने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा खुल गया, मैं बाहर निकल गया, लेकिन बाहर भी वही धुंध थी। मैं भागने लगा, पीछे से आवाज़ें आ रही थीं। अभिषेक, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो। मैं दौड़ता रहा, मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तभी मुझे दूर से एक और रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी अलग थी, जैसे कि कार की हेडलाइट हो। हेलो, मैंने चिल्लाकर कहा, मदद करो। वो रोशनी मेरी तरफ आने लगी और मुझे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। यहाँ
मैं यहाँ हूँ, मैं चिल्लाया। गाड़ी मेरे पास आके रुकी। एक आदमी बाहर निकला। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ फंस गया था। मैंने कहा, मेरे दोस्त वो सब गायब हो गए। जल्दी गाड़ी में बैठो, उसने कहा। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। मैं गाड़ी में बैठ गया। उस आदमी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। राम प्रकाश, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, उसने कहा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ से कम ही लोग जिंदा निकल पाते हैं। क्या मतलब? मैंने पूछा। ये जगह शापित है भाई, उसने कहा। पिछले 100 सालों में यहाँ हजारों लोग गायब हुए हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने कहा। मुझे अफसोस है, उसने कहा, लेकिन अब वो वापस नहीं आएंगे। मैं रोने लगा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त वो सब चले गए थे। राम प्रकाश जी ने मुझे पटना रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। वहाँ से मैं दिल्ली वापस आ गया। अगले दिन मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी, लेकिन जब वो लोग उस जगह गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। न हमारी गाड़ी, न हमारा सामान, न हमारे दोस्त, जैसे कि हम कभी वहाँ गए ही न हों। मैंने बहुत रिसर्च की। पता चला कि राजगीर की उन पहाड़ियों में ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन कोई भी इसका सबूत नहीं मिलता। दोस्तों, आज तक मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ। मेरे दोस्त आज भी उस धुंध में कहीं फंसे हुए हैं, या फिर वो अब उस धुंध का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभिषेक, वापस आ जा, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, कल रात मुझे सपने में वो बुजुर्ग आदमी दिखा। उसने कहा था, तुम भागकर कहाँ जाओगे, धुंध तुम्हें ढूंढ लेगी और अगली बार तुम वापस नहीं जा पाओगे। और अभी भी जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, बाहर तेज़ हवा चल रही है और लग रहा है कि धुंध आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी आप राजगीर जाएं तो कृपया सावधान रहिएगा। और अगर आपको कभी अचानक से धुंध दिखे तो तुरंत वहां से निकल जाइएगा, क्योंकि धुंध का यात्री वो आज भी वहां किसी का इंतजार कर रहा है। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी, धुंध का यात्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, या शायद पसंद नहीं भी आई होगी, क्योंकि आज रात आपको नींद नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके प्यार, आपके कमेंट्स और आपके सपोर्ट की वजह से ही द हॉरर डायरी आज इस मुकाम पर पहुँची है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करना न भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि उनकी रात भी खराब हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ मिलती रहें। अगले हफ्ते मैं लेकर आऊँगा एक और रहस्यमय कहानी, कुर्सी पर बैठा शैतान। ये कहानी है दिल्ली के एक पुराने किले की, जहाँ आज भी एक श्राप है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि डर आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। और हाँ, आज रात अगर आपको कोई धुंध दिखे तो उसमें मत जाइएगा। धुंध का यात्री आपका इंतजार कर रहा है। दी हॉरर डायरी, डर की असली दास्तान।